हेलो फ्रेंड्स, अगर आप आईबीएस या सीबो से परेशान हैं, यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं, तो बहुत सारे वहाँ पर वीडियोस आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ वीडियोस ऐसे भी होते हैं जो कुछ मतलब लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आईबीएस या फिर सीबो का जो कॉज़ है, वो लो स्टमक एसिड बताता है। मतलब आपके जो स्टमक है, उसके अंदर एसिड का प्रोडक्शन कम हो रहा है। जो उसका पीएच है, वो काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा होने का मतलब अल्कलाइन की तरफ जा रहा है, एसिडिटी की तरफ नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। आज मैं बात करूँगा, क्या आईबीएस या सीबो लो स्टमक एसिड की वजह से होता है? क्या बीटेन एसीएल और एप्पल साइडर विनेगर आईबीएस में हेल्पफुल है? और सबसे ज़रूरी बात, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ना कि मैं बस ऐसे ही किसी का वीडियो देख के बना रहा हूँ। जिसमें मुझे क्या-क्या नुकसान हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। एक और बात, ये वीडियो किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है, मतलब किसी भी यूट्यूबर्स को या फिर किसी डॉक्टर को टारगेट करने के लिए नहीं है, बस आईबीएस पेशेंट को गलत रास्ते से बचाने के लिए है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि स्टमक एसिड का काम क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं एमएससी एग्रीकल्चर कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने प्लांट और सॉइल का न्यूट्रिएंट मुझे निकालना था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाएँगे, सॉइल या फिर प्लांट के सैंपल को ले जाएँगे, डायरेक्ट नहीं निकाल पाएँगे। उसको पहले आपको लिक्विड फॉर्म में बनाना होगा। लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए आपको उसको सल्फ्यूरिक एसिड, एचसीएल या किसी से भी उसको आपको डाइजेस्ट करना होगा। मतलब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में आप जब प्लांट के सैंपल को रख देंगे, जैसे आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर का है सैंपल, सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करने के बाद जो सैंपल है वो ग्रीन कलर का हो गया है। मतलब जो प्लांट टिश्यू के अंदर, बीज के अंदर जो नाइट्रोजन या फिर जो भी न्यूट्रिएंट थे, सभी लिक्विड के अंदर आ गए हैं। अब इसको हम टाइट्रेट करके आसानी से न्यूट्रिएंट कितना अमाउंट में है निकाल सकते हैं। इसी तरह हम सॉइल सैंपल का भी करते हैं। जैसे 1 ग्राम सॉइल तौल लिया, फिर उसके बाद उसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करके टाइट्रेशन प्रोसेस से हम उसको निकाल लेते हैं और एक फार्मूला होता है, उसे निकाल लेते हैं। अभी ये मैं आपको बताया क्यों, ये देखिए, जो स्टमक एसिड है उसका क्या रोल होता है। जो हम फूड खाते हैं वो उसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देता है। मतलब इतना ज़्यादा तोड़ देता है कि जिससे कि स्मॉल इंटेस्टाइन को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना होगा कि स्टमक के अंदर का जो एसिड है वो फूड को तोड़ता है, ब्रेक करता है। जो एसिड है वो फूड के अंदर भी चिपका रहता है, थोड़ा-सा मतलब लगा रहता है। फिर वो जो बोलस के फॉर्म में, जिसको एसिडिक काइम बोलते हैं, जो मतलब फूड जाता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको हम एसिडिक काइम बोलते हैं। वो उसके अंदर अभी भी एसिडिक प्रॉपर्टी रहती है। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जाएगा तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है डैमेज हो सकता है, क्योंकि अभी एसिडिक प्रॉपर्टी उसके अंदर है। जो फूड था उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी है, तो डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो गॉल ब्लैडर जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट को रिलीज़ करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेसिक कंपाउंड है, वो जो उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी है फूड के अंदर, उसको वो न्यूट्रलाइज़ करता है, जिससे कि एसिड की वजह से डैमेज हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो ना हो। आईबीएस और सीबो का बेसिक सच। सबसे पहले एक क्लियर बात समझ लीजिए कि आईबीएस या फिर जो सीबो है वो लो स्टमक एसिड की वजह से नहीं होता है। आईबीएस एक गट ब्रेन डिसऑर्डर है और सीबो एक गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है। सीबो में आपको जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ हो जाता है, जबकि वो बैक्टीरिया होने चाहिए आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। आईबीएस में ब्रेन और इंटेस्टाइन के बीच कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है। मतलब आईबीएस गट ब्रेन एक्सिस का डिसऑर्डर है। एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, ओसीडी जैसे सिम्टम्स कॉमन होते हैं। गैस, ब्लोटिंग, लूज स्टूल, न्यूट्रिएंट का ऑब्जॉर्प्शन न होना। इसलिए हर आईबीएस पेशेंट को लो स्टमक एसिड का दिक्कत है, ये बोलना गलत है। अब देखते हैं हम थोड़ा साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन। इसके पहले मैंने साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन के बारे में बताया, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। जब आईबीएस के साथ ओवरथिंकिंग, मतलब जैसे कई लोग पूछते हैं ना कि मैं गैस्ट्रो को दिखाऊं या फिर साइकियाट्रिस्ट को, तो बस समझ लीजिए कि आपको अगर ओवरथिंकिंग के साथ साथ डाइजेशन आपका गड़बड़ रहता है तो आपको डायरेक्ट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन आपके लिए गेम चेंजर होता है, क्योंकि ये जो मेडिसिन है वो आपको सेरोटोनिन हार्मोन्स को बैलेंस करती है। जो आईबीएस है मेन सेरोटोनिन हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होता है। गट के नर्व्स को शांत करती हैं, ब्रेन गट एक्सिस को नॉर्मल करती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैक्सिमम आईबीएस की मेडिसिन्स हैं स्टमक के एसिड का प्रोडक्शन को कम करती हैं। मतलब स्टमक एसिड जो बन रहा है उसके प्रोडक्शन को कम करती हैं। जैसे कि जो सुबह हम गैस की कैप्सूल लेते हैं, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, आप सर्च करेंगे गूगल पे तो ये सब जो हैं वो स्टमक के एसिड को कम करती हैं, इनके प्रोडक्शन को कम करती हैं।
और आप ही सोचिए अगर आईबीएस लो एसिड की वजह से होता, तो एसिड कम करने वाली मेडिसिन से पेशेंट कैसे बेहतर हो सकता था। मतलब जैसे हम लोग बेहतर हो ही रहे हैं, विशाल भाई हुए हैं, इंडाफ आईबीएस और भी बहुत लोग हो रहे हैं, तो वो लोग ठीक कैसे हो गए स्टमक एसिड कम करने वाली मेडिसिन से। यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि आईबीएस लो स्टमक एसिड थ्योरी जो है वो गलत है। अब हम देखते हैं कि जो बीटेन एचसीएल है या फिर एप्पल साइडर विनेगर है, बनता कैसे है। बीटेन है वो शुगर बीट के अंदर पाया जाता है, मतलब चुकंदर के अंदर पाया जाता है। जब शुगर की प्रोसेसिंग होती है, चुकंदर से हम शुगर को निकालते हैं और जो उसमें से बाई प्रोडक्ट रहता है मोलासेस, उसके अंदर बीटेन रहता है। तो उस बीटेन को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर देते हैं, जिससे कि बीटेन एचसीएल बन जाता है। और उसको फिर क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से और फिर कूलिंग करके हम उसको पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं। फिर ये हो जाता है बीटेन एचसीएल। फिर उसको हम कैप्सूल में भर लेते हैं और एप्पल साइडर विनेगर बनाने के लिए एप्पल जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर उसको हम ईस्ट के द्वारा फर्मेंट कर देते हैं। उसका पीएच कम हो जाता है, तो वो उसके अंदर भी एसिडिक नेचर आ जाता है। अब आते हैं यूट्यूब पर वायरल थ्योरी पर। आपको आईबीएस है क्योंकि स्टमक एसिड कम है, बीटेन एचसीएल लो, एप्पल साइडर विनेगर लो, सब ठीक हो जाएगा। सच क्या है, मैक्सिमम लोग जिन्होंने ये वीडियोस बनाई होती है, उन्होंने कभी भी आईबीएस को झेला ही नहीं होता है। मतलब उनको आईबीएस के बारे में बस समझ लीजिए कि गूगल पर गए, वहाँ से वीडियो देखा, किसी का वीडियो देखा या फिर गूगल पर सर्च मारा और जाके वीडियो बना देते हैं। आईबीएस जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही इमोशनल होते हैं। वो उनको बस ठीक होने से मतलब रहता है, भले ही कितना पैसा लग जाए, कुछ भी, कोई भी ट्रीटमेंट मिले, उन्हें बस ठीक होने से मतलब रहता है। तो अपने ऊपर अंधाधुंध कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आईबीएस पेशेंट इमोशनल होता है, वो वीडियो देखेगा ही, व्यूज़ आएंगे, पैसा आएगा, लेकिन पेशेंट का नुकसान ही होता है। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मैंने पहले न्यूरोथेरेपी ट्राई किया, ये भी मैंने बता दिया था। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। 4 महीने लगभग गैस्ट्रो की दवा खाई। फिर एक दिन यूट्यूब पर मैंने एक डॉक्टर का वीडियो देखा, जिन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि जो आईबीएस है वो स्टमक एसिड का प्रॉब्लम है, लो स्टमक एसिड का प्रॉब्लम है। फिर मैंने क्या किया कि बीटेन एचसीएल और एप्पल साइडर विनेगर को ट्राई किया। और सबसे पहले मैंने एप्पल साइडर विनेगर को ट्राई किया था। सिर्फ स्मॉल डोज में रिज़ल्ट क्या हुआ, गट और इंटेस्टाइन में जलन जैसा फीलिंग हुआ। जो मेरा पूरा गट है उसमें, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें एकदम जलन जैसा फील होता था। ऐसा लगता था जैसे कि इंटेस्टाइन जल रहा है, इस तरह से लगता था। पहले मैंने एप्पल साइडर विनेगर लिया था। दिन में 3-4 बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था और म्यूकस के साथ साथ गैस पास होता था केवल। फिर उसके बाद मुझे लगा कि एप्पल साइडर विनेगर की वजह से दिक्कत हो सकता है बीटेन एचसीएल से सही हो जाए। फिर मैंने बीटेन एचसीएल को ऑर्डर किया, फिर सिंगल डोज लिया बीटेन एचसीएल का। और बीटेन एचसीएल क्या करता है कि आपके जो स्टमक का एसिड है उसको 2 घंटे के लिए, लगभग 2 घंटे के लिए, जो रिसर्च हुआ है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, आपके जो स्टमक का एसिड का पीएच है उसको 2 से 3 कर देता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली एसिड कर देता है। तो बीटेन एचसीएल लेने के बाद मेरा डिस्कम्फर्ट बढ़ने लगा, डर लगने लगा। मेरे दिमाग में ये थॉट आया, कहीं आईबीएस ठीक करने के चक्कर में मैं अपना इंटेस्टाइन ही डैमेज ना कर दूँ, क्योंकि दिमाग और गट का कनेक्शन टूटा रहता है। हो सकता है गॉल ब्लैडर एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए गुड अमाउंट में सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज़ ही नहीं करता हो। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था इसी वीडियो में कि जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए गॉल ब्लैडर सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज़ करता है। तो हो सकता है जब मैं बीटेन एचसीएल ले रहा हूँ तो उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए गॉल ब्लैडर सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज़ न करता हो, जिससे की वजह से जो फूड के अंदर की एसिडिक प्रॉपर्टी है जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गई है, वो ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू घूम रही है, जिसकी वजह से जलन भी हो रहा है। इसलिए मैंने ट्रीटमेंट को तुरंत छोड़ दिया। ये बहुत ही डेंजरस एक्सपेरिमेंट हो सकता है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ बीटेन एचसीएल होता कैसे है, क्योंकि मैंने केवल 4-5 ही दिन खाया था। देखिए इस तरह से रहेगा, इसमें कैप्सूल में सब भरे रहते हैं पाउडर फॉर्म में। पूरा ये है, मेरे पास पूरा डब्बा बचा हुआ है। अब मुझे समझ में नहीं आता इसे फेंकूँ कहाँ। मैं देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि बीटेन एचसीएल या फिर एप्पल साइडर विनेगर से आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल सच है या फिर गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बीटेन एचसीएल बेकार है, एप्पल साइडर विनेगर कभी काम नहीं करता है। और सच ये है कि कुछ केसेस में ये काम कर सकता है, जैसे कि जो ओल्डर एज में लोगों का जो नेचुरली एसिड का प्रोडक्शन है, इसमें स्टमक एसिड का प्रोडक्शन है, हो सकता है धीरे धीरे कम हो जाता हो, तो वहाँ पे ये काम कर सकता है। लेकिन उनको भी डॉक्टर के संपर्क में ही ये बीटेन एचसीएल ये सब लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको आईबीएसडी है, ओवर थिंकिंग के साथ साथ आईबीएस है, सीबो है, लूज स्टूल है, इनमें चीज़ें उल्टा डैमेज कर सकती हैं, आपके गट के लाइनिंग को, इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकती हैं।
और म्यूकस लाइनिंग को आपका गड़बड़ कर सकती हैं। आईबीएस पेशेंट के लिए सही डायरेक्शन क्या है? अगर आप आईबीएस या सीबो से परेशान हैं, ओवरथिंकिंग, एंग्जायटी, फियर साथ में है, तो और साथ में गैस्ट्रोलॉजिस्ट की जो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो डायरेक्ट आप एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलिए और अपना इलाज कराइए। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जो होते हैं वो आपके रूट कॉज़ को समझेंगे। मतलब दिक्कत मेन यहाँ पे रहता है। वो आपके फैमिली हिस्ट्री में पूछेंगे कि आपके फैमिली हिस्ट्री में भी किसी को माइंड से रिलेटेड दिक्कत है, तो आप जो भी है होगा आप अपना वहाँ पे उनको दिक्कत बताएँगे। ब्रेन और गट दोनों का ट्रीटमेंट करते हैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर। इसलिए जो साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट होता है ना, कई लोग पूछते हैं कितने महीने आराम मिलेगा? देखिए बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। आईबीएस अगर साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से ठीक हो रहा है तो, लेकिन 100% क्योर हो जाएँगे इतना पक्का है। जैसे मुझे अभी 5 महीना हो गया है, अप एंड डाउन चलता रहता है। मतलब कभी 3-4 दिन तक सही होगा, मतलब एकदम सही नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत सही होगा और फिर 1-2 दिन तक लूज़ स्टूल हो जाता है। तो मैं जब भी लूज़ स्टूल होता है मुझे, तो मैं ऑफ्लॉक्सासिन एंड ओर्निडाज़ोल नाम से एक टैबलेट आता है, उसका आधा टैबलेट ले लेता हूँ, तो फिर कुछ दिन तक 4-5 दिन तक सही चलता है। जब तक साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन 100% ठीक नहीं कर देता, तब तक ऐसे ही चलना पड़ेगा। 4-5 महीने में देखिए साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन आप जब खाएँगे, तो 4-5 महीने में आपका जो गट बैक्टीरिया है वो बैलेंस होने लगेगा। हो सकता है किसी में 6-7 महीने लगे, किसी में 7-8 महीने लग जाए। फूड के टॉलरेंस को इम्प्रूव करता है, वेट लॉस धीरे-धीरे रुकने लगता है। और फाइनल कंक्लूज़न क्या है कि जो आईबीएस या फिर सीबो है, लो स्टमक एसिड की वजह से नहीं होता है। हर वायरल यूट्यूब एडवाइस फॉलो करना खतरनाक हो सकता है। मतलब यूट्यूब पर जो आईबीएस को ठीक करने के लिए कोई डाइट बताता है, कोई ये थेरेपी बताता है, न्यूरोथेरेपी बताएगा, कोई एक्यूप्रेशर बताएगा, उस पे आप इतना ब्लाइंडली भरोसा मत कीजिए। B10 HCl साइडर विनेगर सबके लिए नहीं होता है। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आईबीएस को बिज़नेस मॉडल बनाने वालों से आप बचिए। मतलब आईबीएस है कि आप देख रहे होंगे बिज़नेस पूरा बन चुका है। जैसे मैं बात करूँ, मैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास 1 साल अगर मेडिसिन लूँगा तो मेरा जाके 20 से 25 हज़ार टोटल मेडिसिन का खर्चा लगेगा। लेकिन वही जो न्यूरोथेरेपी वाले होते हैं वो 1 ही महीने में 25 से 30 हज़ार रुपए ले लेते हैं। तो पूरा बिज़नेस मॉडल बना दिया है। और वो लोग फर्जी वीडियो भी बनाते हैं, फेक वीडियोज़ पूरा, कि मैंने इनको ठीक किया, मैंने इनको ठीक किया, सब फर्जी रहता है। इससे हम लोग फँसिएगा मत। मैं 2 बार फँस चुका हूँ और मेरे साथ-साथ कई और लोग भी थे, जो कई बार फँस चुके थे जब मैं न्यूरोथेरेपी यहाँ पे गया था तो। अपनी बॉडी पर ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। मतलब कि अपने शरीर पर आप अंधाधुंध एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, क्योंकि ये जो एप्पल साइडर विनेगर या फिर एप्पल साइडर विनेगर तक तो ठीक है, लेकिन जो B10 HCl है वो काफ़ी आपके लिए डेंजरस हो सकता है। आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको वो हार्मफुल पहुँचा सकता है, डैमेज कर सकता है पूरी तरीके से। ये वीडियो किसी एक पेशेंट को भी गलत रास्ते से बचा देता है तो ये मेरा पर्पज़ पूरा हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और जो अपना एक्सपीरियंस है वो नीचे लिखें ताकि और लोगों को मदद मिले। और अगर आपने भी B10 HCl ट्राई किया है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा एक्सरसाइज से रिलेटेड। जैसे अभी कुछ लोग आईबीएस से ठीक हो रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन लेते हुए ठीक हो रहे हैं, लेकिन वो कमेंट में लिखते रहते हैं कि हम क्या एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्या हम जिम जा सकते हैं? तो इस पर मेरा अगला वीडियो रहेगा। फ्रेंड्स, बाय बाय।